हेलो गाइस, दिस इज जीत एंड यू वाचिंग हियर फिजिक्स एंड माय व्यू। फ्लूइड डायनामिक्स अपनी कंप्लीट हो गई थी। थ्योरी लगभग जैसे मैंने कहा था समाप्त हो चुकी है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल को एनालाइज करते समय ये पता चलेगा आपको कि कहीं ना कहीं जो बहुत ही छोटी चीजें थी 8th क्लास की, जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल, वो मैंने नहीं बताया था, तो वो मैं पहले बता दूंगा। पास्कल्स लॉ है, वो भी मैंने नहीं बताया था, वो मैं पहले बता दूंगा। तो पास्कल्स लॉ और आर्किमिडीज प्रिंसिपल को पढ़ेंगे क्योंकि वही प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होता है किसी के फ्लोटिंग के लिए और किसी के तैरने के लिए, और उसी तैरने पर आधारित क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझेंगे पहले क्या होता है। ठीक, आर्किमिडीज प्रिंसिपल इसे कहा जाता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत बहुत ही सिंपल सा प्रिंसिपल है, बहुत ही सिंपल सा। अगर कोई वाटर टैंक है आपके पास और वाटर टैंक में पानी भरा हुआ है, अगर वाटर टैंक में पानी भरा हुआ है और इस पानी में आप किसी वस्तु को डुबोते हैं और वो वस्तु पूरी तरह डूब जाती है या आधी डूबती है, मतलब फुल्ली इमर्ज्ड है या पार्शियली इमर्ज्ड है, इस तरह की सिचुएशन में, तो उस समय क्या होगा कि इस वस्तु का वेट तो नीचे की तरफ होगा mg, लेकिन अपथ्रस्ट फोर्स ऊपर की ओर लग रहा होगा। अब बात आती है वो अपथ्रस्ट फोर्स कितना होगा, जिसे बायोएंट फोर्स कहते हैं। बायोएंट फोर्स वो कितना होगा, तो वो बायोएंट फोर्स वास्तव में होगा इस वस्तु द्वारा जो इसका डूबा हुआ पार्ट है। डूबा हुआ पार्ट कितना है, ये वाला पार्ट जो डूबा हुआ है, ये कितना वाटर डिस्प्लेस करता है, ये कितना वाटर डिस्प्लेस करता है उस वाटर द्वारा लगाए गए फोर्स के इक्वल होगा। तो मैं इसे हिंदी में लिख रहा हूं ताकि ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। जब किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में फुल्ली या पार्शियली इमर्ज किया जाता है तो उसके वेट में कमी आती है, तो उसके वेट में कमी आ जाती है। यह कमी ऑब्जेक्ट द्वारा हटाए गए लिक्विड के वेट के बराबर होती है। लिक्विड के वेट के बराबर होती है। तो इस चीज को समझना जरूरी है कि ऊपर जो बायोएंट फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू कितनी होती है। इसकी वैल्यू होती है फोर्स ऑफ बायोएंसी इक्वल टू v0 और नीचे वेट कितना होता है mg। तो mg और v0 में कभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि mg को भी v0 लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है, m का मान कितना होता है, घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन, मल्टीप्लाई करेंगे तो रो इंटू वी इक्वल टू एम। एम का मान रखूंगा तो कितना आ जाएगा, v0 आ जाएगा। इसका मतलब ये भी v0 है, ये भी v0 है। ये दोनों v0 लिखने का मतलब ये है कि दोनों डायमेंशनली इक्वल है, तो बात आता है हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। डिफरेंशिएट ऐसे करेंगे कि जब वस्तु को डुबाया जा रहा है तो वस्तु के द्रव्यमान के अंदर संबंधित घनत्व वस्तु का होगा। जब वस्तु को डुबाया जा रहा है तो वस्तु के जो द्रव्यमान से संबंधित घनत्व होगा वो वस्तु का होगा। मतलब यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट की डेंसिटी रखनी है, जिसे आप रो मान सकते हो, सिग्मा मान सकते हो, डी मान सकते हो। तो अगर मैं डी मानूंगा यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर डी मानता हूँ तो ये हो जाएगा एम की जगह रखेंगे वीडी, तो ये हो जाएगा वीडीजी। ठीक, अब बात आ रही है ये क्या चीज है, तो भाई साहब ये है बायोएंट फोर्स। तो बायोएंट फोर्स में क्या करते हैं, रो। अब बायोएंट फोर्स जो है, अपथ्रस्ट फोर्स कौन लगा रहा है, ये लगा रहा है पानी। कौन लगा रहा है, पानी। तो आपको यहाँ घनत्व रखना पड़ेगा लिक्विड का। तो याद रखें बायोएंट फोर्स में जो फॉर्मूले में जो रो होती है, डेंसिटी होती है, वो लिक्विड की होती है। क्लियर हो गई। दूसरी बात, जी क्या होता है, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, उसकी वैल्यू 10 होती है। भी सिंपल सी बात है। बात करते हैं वॉल्यूम किसका लेंगे, तो मैंने आर्किमिडीज प्रिंसिपल में कहा था जब किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डुबाया जाता है फुल्ली या पार्शियली तो उसके वेट में थोड़ी कमी आती है। यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए, लिक्विड द्वारा, ऑब्जेक्ट द्वारा हटाए गए लिक्विड के वेट के बराबर होती है। मतलब अब देखेंगे आप, ये गोला जो है कितना डूबा है, आधा डूबा है, 1/4 डूबा। जितना भाग डूबा है उतना ही पानी उन्हें दूर भगाया होगा। तो जितना भाग डूबा रहता है उस डूबे हुए पार्ट का वॉल्यूम लेते हैं। बात समझ आ रही है। इतना याद रखेंगे, जो मैथमेटिकल व्यू है वो है डूबे हुए पार्ट का वॉल्यूम। तो मैंने इसका नाम क्या लिया, इसको कहेंगे डूबे हुए पार्ट का वॉल्यूम। तो इसको मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, याद रखना है। और होता किसका वॉल्यूम है, होता है डिस्प्लेस्ड वाटर का वॉल्यूम। तो मैं यही लिख दे रहा हूँ,
वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, और कितना वाटर डिस्प्लेस होता है, या तो ये कह दो और यही कह दो द वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मैं समझता हूँ इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जितना ऑब्जेक्ट डूबा होगा उतना ही पानी तो विस्थापित करेगा, इसका मतलब विस्थापित द्रव का आयतन कह दो या डूबे हुए भाग का आयतन कह दो, वो रखा जाएगा बायोएंसी में। तो इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछता है अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, V0 होता है, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, V0 होता है, सबका फॉर्मूला V0 होता है, पर डिफरेंस होता है वॉल्यूम में। V0 में जो रो होगा वहां वाटर का लिया जाएगा, लिक्विड अपथ्रस्ट सप्लाई करेगा, लेकिन उसमें जो लिया जाएगा वेट में वहां पे डेंसिटी ली जाएगी इसकी ऑब्जेक्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है कंसेप्ट। और आप और अच्छी तरीके से याद रखना चाहते हैं तो आप बायोएंसी हेडिंग डालेंगे, उसका फॉर्मूला लिखेंगे और एक एक चीज का नाम लिखेंगे। रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड लिखेंगे, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लिखेंगे, और वी वॉल्यूम द डिस्प्लेस्ड वाटर ये लिखेंगे। ऐसी वेट के लिए लिखेंगे, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लिखेंगे। आई होप आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पेपर निकालो और समझो न्यूमेरिकल क्या कहना चाह रहा है। लगभग 8-10 न्यूमेरिकल करेंगे और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ज्यादा नहीं करने, बस 8-10, बस 8-10। ओके, इस चीज को तुम पकड़ो और इस चीज को तुम पकड़ो, जब इनकी बननी होगी बता दूंगा मैं। तो क्वेश्चन पेपर अपने पास आ गया है। पेज नंबर कोई ना पेज नंबर, तो पेज नंबर भी पता नहीं चल रहा है, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 बोलो क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखेंगे तो इसमें कहा गया है जो संबंधित है हम लोगों से उनके पास ये प्रश्न पत्र पहुंच चुका होगा, तो आप अच्छी तरीके से समझें। वैसे आपको मार्किंग भी दिख गई हुई कौन से इंस्टीट्यूट का है, तो उस सब का मतलब नहीं, हम सिर्फ क्वेश्चन को फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है ए यूट्यूब ऑफ अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, यूनिफॉर्म मतलब एक समान क्रॉस सेक्शन एरिया है, ओपन टू एटमॉस्फेयर इज पार्शियली फिल्ड विद मर्करी, वाटर is then poured into the both arms if the equilibrium configuration of the tube is shown as a figure with h2 is 100 centimeter, the value of h1 is। तो क्वेश्चन नंबर 1 में डायग्राम दे रखा है, यूट्यूब दे रखी है इस तरीके से, और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है दोनों तरफ का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, मतलब दोनों तरफ की रेडियस सेम है। अब इसमें क्या कर रहा है कि इसके अंदर मरकरी भरी हुई है, इसके अंदर मरकरी भरी हुई, तो मैंने मरकरी भर दी भाई साहब, बिल्कुल सही बात है, ये ऐसा मरकरी भर रखी है मैंने यहाँ तक मान लीजिए। अब मरकरी भरने के बाद क्या होता है कि दोनों तरफ वाटर भरा जाता है। अब वाटर यहाँ पर अगर मैं ज्यादा भरूंगा, तो अगर मैं वाटर ज्यादा भरूंगा तो यहाँ पर मरकरी ज्यादा दबेगी, तो मरकरी ज्यादा दबेगी, तो ये वाला पोर्शन जो है ऐसा दे रखा है यहाँ तक, और ये वाला पोर्शन इतना दे रखा है। तो आपको समझना है जो वाटर वाला पोर्शन है उसे मैं डॉट डॉट करके डिनोट कर रहा हूँ, और मरकरी वाले पोर्शन को बिना डॉट के डिनोट कर रहा हूँ। किसी क्वेश्चन को समय देने का अर्थ है हम उस कंसेप्ट को बहुत ही बारीकी से समझ पाए। और आज बहुत अच्छे लोगों को प्रेरणा मिल चुकी है कि क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम देना है ताकि कंसेप्चुअली गलत ना हो, है ना। बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा प्रेरणा मिल गई। तो अपनी ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट मरकरी है, ऊपर वाला पार्ट क्या है, ऊपर वाला पार्ट वाटर है। क्या है, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है ना, वाटर की डेंसिटी होती है कितनी, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये किसमें होती है, सीजीएस में होती है। ये किसमें होती है, एमकेएस में होती है। कहाँ यूज करते हैं, जहां पता चल रहा है सीजीएस में सिस्टम चल रहा है वहां सीधा ये रखो, क्योंकि ग्राम से ग्राम कटेगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा। जहां एमकेएस चल रहा है वहां ये वाला सिस्टम लेंगे, तो पता होनी चाहिए नॉर्मल जानकारी। अब पूछा क्या गया है, इसमें और भी चीज दे रखी है, ये वाली हाइट दे रखी है, ये वाली हाइट दे रखी है h1, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और ये वाली हाइट दे रखी है h2। अब पूछा क्या गया है, इसमें वैल्यू भी दे रखी है, गिवन क्या दे रखा है, देखो गिवन h2 की वैल्यू दे रखी है 1.00 सेंटीमीटर, ये 00 अल्पतमांक को डिनोट करता है। द वैल्यू ऑफ h1 निकालना है, h1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क a U-tube of a uniform cross-section area open in the atmosphere is partially filled with the mercury and water is then poured into the both arms if the equilibrium configuration of the tube is shown in the figure with h2 equal to 100 centimeter, the value of h1। हमें ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले देखेंगे क्या ये अनबैलेंस सिस्टम है। अनबैलेंस का मतलब क्या, मैं जो बोलना चाहूँ समझे, ये पार्ट नीचे है, ये पार्ट ऊपर है, और पानी स्थिर अवस्था में है, जो लिक्विड है वो स्थिर अवस्था में। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं स्टैटिक्स इक्विलिब्रियम में है, क्या संतुलन में है। संतुलन की स्थिति में आप अपनी तरफ से एक लाइन खींचेंगे बाउंड्री पर, ये मैंने बाउंड्री पर एक लाइन खींच दी। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इस स्थिति को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इधर का जो द्रव स्तंभ दाब है, इधर के द्रव स्तंभ दाब के बराबर होगा
तब ये चीज बैलेंस रहेगी। मतलब कि नीचे तो बिल्कुल देखो, नीचे यूनिफॉर्म मटेरियल है, नीचे यूनिफॉर्म मटेरियल है। अगर इधर का लेफ्ट साइड का प्रेशर और राइट साइड के प्रेशर के बराबर हो तब ये चीज बैलेंस रहेगी। तो इसमें इसे कहते हैं राइट साइड है लेफ्ट साइड है, इसका नाम तो राइट साइड हो गया, इसका नाम लेफ्ट साइड हो गया। तो इस वाले प्रेशर को मैं इधर लिख रहा हूँ, इस वाले को प्रेशर इधर लिखूंगा, बैलेंस करते आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे ये हाइट कितनी है, ये हाइट को एच कहा है अगर क्वेश्चन पेपर आपके पास हो तो। ठीक, अब देखो कैसे लिखना है, हमें पता है कि कोई बार हो हमारे पास, एच मान लिया, एच मान लिया हमने, ठीक है। अगर हमारे पास कोई बार हो तो उस बार को हमें देखना है कि उस बार के द्वारा प्रेशर कितना अप्लाई होता है। बार का प्रेशर होता है HDG, प्रूफ कर रखा था मैंने। तो ये क्या चीज है, वाटर है, तो क्या लिखेंगे HD ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर और G किसका प्रेशर लग गया, इसका प्रेशर लग गया, प्लस इसका प्रेशर देखेंगे क्या है, मरकरी है। H हाइट कितनी है 2, D ऑफ मरकरी, मरकरी क्या कहते हैं HG और G। इधर का प्रेशर अगर इधर के प्रेशर के बराबर, ये पूरा क्या है वाटर है, हाइट कितनी है H1 प्लस H प्लस H2, H1 प्लस H प्लस H2, H हो गया। डेंसिटी किसके लेंगे, वाटर की, और G तो ग्रेविटी एक्सप्रेशन है। आपको साफ दिख रहा होगा G से G कैंसिल है, और DW H2DHG इधर है, H2DHG, H2DHG है नहीं है। निकालना क्या आप लोगों को, हमें निकालना है H1 की वैल्यू, H1 की वैल्यू ये रही। ठीक, मल्टीप्लाई करो H1 इंटू DW प्लस H इंटू DW प्लस H2 इंटू DW बराबर HDW प्लस H2 इंटू DHG। ठीक, कुछ कट रहा है, ये कट तो रहा है, ये कट गया। ठीक, बचा क्या क्या, हमें निकालना है H1। ठीक है, H1 कितना हो जाएगा, H1 इंटू डेंसिटी ऑफ W इक्वल टू H2 इंटू D ऑफ HG माइनस H2 इंटू D ऑफ W, डेंसिटी ऑफ W। H2 कॉमन लेंगे, H2 ये रहा, H2 वैल्यू दी है क्या, दे दो रखिए। H1 इक्वल टू आ गया, H2 कॉमन लेंगे, DHG माइनस DW अपॉन DW नीचे आ गया, DW सही कर रहा हूँ, H2 कॉमन ले लिया, DHG माइनस DW बिल्कुल सही बात है, नीचे DW चला गया। H2 कितनी तरह की है 1 सेंटीमीटर गुणा पारे का कितना होता है 13.6 CGS में होता है, माइनस वाटर का CGS में 1 होता है, अपॉन DW वाटर का 1 होता है, 13 में से 1 गए 12.6 सेंटीमीटर, 12.6। HT हमने हाइट किसमें रखी है, H2 100 सेंटीमीटर दे रखा है, द वैल्यू ऑफ H1 13.6, मरकरी का 136 लड़नी चाहिए, मरकरी का 13.6 शायद एमकेएस में, मरकरी का 13.6 शायद एमकेएस में, 13.6 मल्टीप्लाई करेंगे 126 सेंटीमीटर। H2 इक्वल टू रो HG, डेंसिटी रख दी हमने इसकी 13.6 माइनस 1 13.6 यूज किया गया। गूगल में चेक करो मरकरी की डेंसिटी कितनी होती है CGS में, 13 टाइम्स होती है यार, 13.6 होनी चाहिए, 1.00 सेंटीमीटर। तो 1 की वैल्यू रख दी, 13.6 माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करा 1 आ गया, ऑब्वियस सी बात है। 13.6 करेक्ट रखिए, करेक्ट रखिए। 13.6 हमने ये रख दी, माइनस 1 रख दिया, अपॉन 1 रख दिया, और H2 की वैल्यू कितनी रख दी, H2 की वैल्यू 1.00 सेंटीमीटर रख दी, तो 126 ही आएगा, ऑफ कोर्स 126 आएगा, इसको ये मान के चलो। हमने यार अगर 1 देखो तुम, इसकी वाटर की डेंसिटी देखो CGS में, वाटर की डेंसिटी CGS में देखो, वन है, फिर क्या कह सकते हैं, ऑप्शन गलत करना पड़ेगा। या तो हाइट में उन्हें
हाइट की यूनिट चेंज करनी पड़ेगी, या तो क्वेश्चन पेपर में हाइट की यूनिट चेंज करके वो मीटर में दें, 10 हो। हाँ 10 हो, शायद ये 10 ही है, शायद ये 10 है, तभी तो पॉइंट के बाद डबल जीरो दिया है, वरना लीस्ट काउंट का यहाँ मतलब ही क्या हुआ, शायद ये 10.0 है। तो क्वेश्चन में करेक्ट आप ये सोच के चलें, जो भी वीडियो देख रहे होंगे इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्रिएट करना है। इधर देखो भाई इक्विलिब्रियम क्रिएट करना है, और इधर का प्रेशर को इधर के प्रेशर को इक्वल करना है, और कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, समझ रहे बात को। दिक्कत क्या रहेगी, हमें देखना है डेंसिटी किसका ले रहे हैं, ये मटेरियल इसकी डेंसिटी, ये मटेरियल इसका। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ज्यादा सोचना नहीं। इसे मिटाता हूँ, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मिटाने वाला दो भाई, हाँ मिटाने वाले के साथ कैच कैच खेलना जरूरी है, क्योंकि फिर नींद आ जाएगी, है ना तुम लोगों को। मुझे तो घर क्या आएगी पढ़ाते पढ़ाते, आज तो नींद ही हो गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन टू देखेंगे, वही क्या बोल रहा है। क्वेश्चन टू बोल रहा है, एक क्यूब ऑफ वुड, लकड़ी का एक कोई गुटका है या घन है, एंड इज डायमेंशन ऑफ 20.0 सेंटीमीटर गिवन एज डायमेंशन ऑफ क्यूब एक्स मान लेता हूं, कितना है 20.0 सेंटीमीटर, एंड द डेंसिटी है वो बाई को डेंसिटी दे रखी है, डी इक्वल टू कितना है 6.4 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। Fluid on water. What is the distance from the horizontal top surface of the cube to the water level? इसका मतलब पानी में डुबाया है, इसे एक लिक्विड में डुबाया गया है और लिक्विड में क्यूब को डुबाया गया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। अभी नहीं हुआ तो फिर क्या कह सकते हैं, पहला क्वेश्चन में तो आंसर नहीं आ रहा, उसकी वजह से, किसकी वजह से, रॉन्ग करेक्शन। अब यही चीज हो जाती है क्वेश्चन पेपर में भी, बस इतना दूर कोई करके आए और 126 और 12.6 में खेल रहा हो, कैसे छोड़ देगा क्वेश्चन। तो पानी में डूबा है इस तरीके से, ज्यादा नहीं डूबा है। ये बोल रहा है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन में बोलना चाह रहा है, इस क्यूब को डुबाया गया है, इसमें पूछा गया व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल टॉप सरफेस, इस वाले सरफेस का, सॉरी इस वाले सरफेस का टॉप सरफेस ऑफ द क्यूब टू द वाटर लेवल। ये वाली हाइट पूछी है ना, वाटर से, वाटर ये थोड़ा तुम्हें ऐसा लग रहा हो वाटर से पीछे लिया मैंने, 3D। हाँ 3D समझ गया तो अच्छी बात है, ये 3D वाटर के सरफेस से। बच्चे बुद्धिमान, पर इन्हीं लोगों का नहीं होता है। जो बुद्धिमत्ता दिखाते हैं ना उनका नहीं होता है भाई। तो भाई ये निकालना है। अब सीधा मैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगाऊंगा, बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल एट इक्विलिब्रियम में भाई क्या होना चाहिए कि इस पूरे क्यूब का वेट ऑफ क्यूब वो होना चाहिए इसके द्वारा डिस्प्लेस्ड वाटर के वेट के इक्वल, इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, या कह सकते हैं बायोइंट फोर्स, या कह सकते हैं अपथ्रस्ट फोर्स। आई होप इसका आंसर आ सकता है। वेट ऑफ क्यूब में क्या होता है, mg लिखते हैं, ऑब्वियस सी बात है mg। वेट ऑफ v0 लगाते हैं फॉर्मूला, v0 बायोइंट फोर्स का, तो ठीक है। और करना क्या है, यहां आयतन रखना है क्यूब का आधा आयतन, जैसे कि मैंने बताया था क्यों आधी चीज डूबी हुई, तो मैं v/2 लिख दे रहा हूं, ठीक है। g तो g होता है, डेंसिटी रखनी किसकी यहाँ पे, लिक्विड की, क्योंकि लिक्विड अब थ्रस्ट अप्लाई करता है। मास की बात करते हैं तो यहाँ होता है फॉर्मूला हमारा घनत्व बराबर डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो जो मास होगा वो मास होगा, डेंसिटी की वैल्यू कितनी होती है मान लो, d मान लो, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास की वैल्यू लगेगा इसमें कितना है, v इंटू डी इक्वल टू मास, तो यहाँ मास की जगह v इंटू डी इंटू जी। सीधा वैल्यू रखने से पहले देखने कट भी तो रहा हो सकता है, तो जी v से तो v कट गया। अच्छा पूछा क्या है इसमें, हाइट पूछी है, निकल जाएगी हाइट। कैसे कह सकते हैं कि हाफ डूबा हुआ है, हाफ डूबा हुआ तो नहीं कह सकते, हमें इसका मान रखना पड़ेगा। इसका आयतन रख दिया v, इसका आंसर रख दिया v/2 रख के रखा हमने। लंबाई 20, चौड़ाई 20, ऊंचाई 20 में से
क्या घटाया जाए, H. h घटाया जाए, 20 माइनस एच, दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम। वी जी रो ऑफ लिक्विड, आप समझ आया, क्लियर है, इतना वॉल्यूम लेना है ना, हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते वाई टू एग्जैक्ट, करेक्ट, वेरी गुड, ऐसे ही लोगों को नहीं होता है इधर आयतन रखेंगे 20 गुना 20 गुना 20 20 गुना 20 गुना 20, हमारी रेस किसी और से थोड़ी है, खुद से ही तो है, खुश रहो बस, टेंशन कोई बात ही नहीं है, सिलेबस तो होता ही रहता है, बस इंसान जब टेंशन लेगा ना तब मामला खत्म हो जाएगा। 20 से 20 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, कुछ बचा क्या जी से जी कैंसिल, ठीक है, 20 डी, 20 डी इज इक्वल टू 20 माइनस एच इंटू रो ऑफ लिक्विड। पानी में डाला है, किसमें डाला है भाई, इसे डाला है किसमें, ए क्यूब वुड हैविंग एज डायमेंशन डेंसिटी 650, इसकी डेंसिटी 650 दे रखी है भाई, 20 इंटू 650 इज इक्वल टू 20 माइनस एच इंटू 1000. किसमें डाला है 50, फ्लोट्स ऑन वाटर, वाटर में डाला गया भैया, वाटर में डाला गया, और सेंटीमीटर में दे रखा है, और किलोग्राम पर मीटर क्यूब में भी दे रखा है, तो अगर इसकी डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में दे रखी है तो यहाँ भी 1000 रखनी पड़ेगी आपको, ऑफ कोर्स 1000, और ये 20 सेंटीमीटर है, इसे हमें बदलना पड़ेगा किसमें, 20 इंटू 10 टू द पावर -2। इस चीज को सोल्व करना है तो मैं सोल्व कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा ज्यादा नहीं सोल्व करूंगा, इस 2 जीरो से मैं बोल रहा हूँ, आप इन 2 जीरो को ले जाओ, जो समझ गए अच्छी बात है। 2 गुणा 65 इक्वल टू 20 माइनस एच इंटू 1000, आई होप समझ रहे होगे। 2 से काटेंगे तो 2 पंजे 10, 500 बार, 5 से काटेंगे तो 100 बार, 5 गुना 5 बचा 1, 5 3 15, 13 बार, तो ये आ गया 13/100 इक्वल टू 20 माइनस एच, ये हो गया 0.13 इक्वल टू 20 माइनस एच, तो एच को इधर लाएंगे, एच इक्वल टू 20 माइनस 0.13, 20 में से 0.13 घटाएंगे, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 1 गया 8, बचा 9, यहाँ बचा 1, 19.87, एच इक्वल टू 19.87 मीटर। गलत है, कहाँ मिस्टेक है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, पूरा हम सीजीएस में चल रहे हैं, हम किस में चल रहे हैं, देख लो पूरा हर जगह, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, यहाँ पे सेंटीमीटर रह गया, ये देखो ध्यान से, अगर हम 10 की पावर -2 यूज करेंगे, यहाँ भी करेंगे, अगर हम 10 की पावर -2 यूज करेंगे तो यहाँ भी 10 की पावर -2 यूज करेंगे, तो कट जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला इसके पावर -2 लेने की जरूरत नहीं है, अगर ये h की पावर -2 यूज करने की जरूरत नहीं है ऑफ कोर्स, तो यहाँ पे क्या नहीं आएगा, सॉल्यूशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। हाँ कि पूरे पैरामीटर देखो, यूनिट डायमेंशन का बहुत ज्यादा याद रखना है, यूनिट डायमेंशन याद नहीं करो, अगर आंसर ज्यादा अलग आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, दिक्कत तो तब आती है आंसर दूसरा आसपास आ जाए, समझ रहे हो, आंसर जो आसपास आता है, दिक्कत सबसे बड़ी यही है, ढाई पन्नों का हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, आंसर पास आ रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है सही है, तो फिर तो मामला खत्म है, 20 माइनस एच गुणा 1000, अभी भी अलग है, 20 पंजे 100, 50 बार कटा, 0 से 0 कैंसिल, 5 कम 5 बजाय 5 3 15, 13 इक्वल टू 20 माइनस एच इक्वल टू 20 माइनस 13, देखिए 13 हो गया ना, एच इक्वल टू 10 में से 3 गया 7, और 1 में से 1 गया 0 सेंटीमीटर। आई होप ये सही हो, दूसरे का भी लेट मी चेक, सही ऐसे करना होता है ऐसे आ गया तो भी बहुत ज्यादा डस्ट होते यार चमन, ये समझ में आ गया आपको, आर्गमेटिक प्रिंसिपल समझ में आ रहा है, हाँ यही है, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे जैम में, जैम में ये क्वेश्चन आपको नेट में देखने को मिलेंगे। दिक्कत क्या आने वाली है ये भी मैं आपको बता दूं, दिक्कत ये आने वाली है कि जब आप ईएमटी पढ़ेंगे, जब आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे, जब आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, तो आप इतना सारा पढ़ लेंगे कि आप ही भूल चुके होंगे, ये सच है। और अगर आपने जल्दबाजी में शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं तो शॉर्ट नोट्स में आप उसमें V0 T0 पढ़ तो लेंगे, पर आप वहां भूल चुके होंगे पेपर में कि V0 में रो किसका था, ये भी आप लिख लेना इस बात को, इतना सारा आप पढ़ चुके होंगे उस टाइम कि आप कंफ्यूज रहेंगे कि बायोवेंसी में डेंसिटी किसकी रखनी है, वेट में डेंसिटी किसकी रखनी है। हमारे पूरे जीवन में हमें सवाल तभी हल्का लगता है जब मास्टर सामने बोर्ड पे पढ़ा रहा हो, तो ये बात यार सबसे ज्यादा हल्का तब लगता है, क्या यार हम भी कर लेंगे, नथिंग नथिंग, तो थोड़े भारी लगेगा, तुम खुद करोगे सबसे भारी लगेगा जब पेपर में आएगा तब ज्यादा भारी लगेगा, ये है। चलो भाई 2 क्वेश्चन हो गए, आगे चलते हैं, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 कह रहा है ए क्यूब ऑफ वुड हैविंग एन एज डायमेंशन ऑफ 20 सेंटीमीटर गिवन एज डायमेंशन ऑफ क्यूब कितना रखा है x इक्वल टू, ये सेम है क्या? मास मास पूछ रहा है, कर तो लोगे ना सही? अजी कर लिया, अभी करवाना एक बार में तो आंसर आ नहीं रहा। डेंसिटी कितना हुआ? डेंसिटी है इसकी 650, सेम ही क्वेश्चन है भाई, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अच्छा, रोड नंबर, हाउ मच लीड वेट हैज टू बी प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द क्यूब सो दैट इट्स टॉप इज जस्ट लेवल्ड विद द वाटर। ये वाटर टैंक है, इसमें वाटर भरा हुआ है, ये जो इसके अंदर मैंने क्यूब रखा था वो उचक के देख रहा था बाहर की तरफ। जब उचक के बाहर की तरफ देख रहा था तो हमने क्या करा, इसकी फर्स्ट सिचुएशन ऐसे थी, हमने इसके ऊपर क्या रख दिया, एक वेट रख दिया और ये नीचे धंस गया, और ये नीचे धंस गया। तो ये पूछ रहा है कि वो बताओ वो वेट कितना होगा, ये वेट पूछ रहा है, ये पूरा वाटर लेवल पे धंस जाए। आपको क्या लगता है कैसे कैलकुलेट किया जाए क्वेश्चन? मेरा मानना ये है कि उस दौरान इन दोनों का टोटल वेट अब थ्रस्ट के बराबर होगा, मींस एट इक्विलिब्रियम। अब देखो मैं कैसे इसे बैलेंस करता हूं, ये गोला है तो लिख रहा हूं वेट ऑफ गोला प्लस वेट ऑफ क्यूब इज इक्वल टू अप थ्रस्ट या बायोएंट। ठीक है, इसको ज्यादा क्लासिफाइड नहीं कर रहा कि अप थ्रस्ट क्या होता है, बायोएंट क्या होता है, बस ऊपर लगने वाला फोर्स। ठीक है, अब इतना याद रखना, देखो बायोएंसी में वॉल्यूम वो लेते हैं डिस्प्लेस वाटर का, और यहाँ साफ दिख रहा है कि डिस्प्लेस सिर्फ क्यूब कर रहा है, तो आपको सिर्फ क्यूब का वॉल्यूम कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, है ना, लग रहा है। तो इसका क्या है, हमें वेट लेना है, वेट क्या होता है mg मतलब ये m निकालना है, mg निकालना है, बस खत्म हो गई। वेट ऑफ क्यूब का वेट भी मैंने mg ही लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मास रखूंगा मैं क्यूब का। अब क्यूब का मास कैसे निकालेंगे, तो आपको फॉर्मूला बता दे कितना, डेंसिटी इक्वल टू कितना होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी को d मान लो, मास को m मान लो, वॉल्यूम को v मान लो, vd हो गया, v इंटू डी बराबर है, तो m की जगह vd रखूंगा, तो यहाँ m की जगह vd रखूंगा, क्या रख दिया, v इंटू डी इंटू ग्रेविटी। किसकी डेंसिटी है, क्यूब की। अब थ्रस्ट फोर्स के फॉर्मूला v0 होता है, मैंने बहुत बचपन से बता दिया, v0 होता है, v0। बात आती है यहाँ किसका वॉल्यूम रखेंगे, तो जिंदा क्यूब का वॉल्यूम रखेंगे, बिल्कुल साथ में डेंसिटी रखेंगे। यहाँ किसकी डेंसिटी रखेंगे, लिक्विड की, वाटर की रखेंगे, किसकी रखेंगे, वाटर की। यहाँ किसकी डेंसिटी रखेंगे, वुड की, ये रखेंगे वुड की, WOOD वुड इंटू जी। इतनी बात आपको हजम हो गई होगी। निकालना क्या है, निकालना m है, तो m प्लाइज g तो कैंसिल हो गया, इसे छोड़ ही दो, तो ये आ गया m इक्वल टू v इंटू रो वाटर माइनस v इंटू डी वुड सॉरी इज इक्वल टू v रो वाटर माइनस रो वुड। ठीक, एम्प्लाइज m इक्वल टू वॉल्यूम कितना होगा, साइड में रखिए 20 सेंटीमीटर, कितना होगा 20 गुणा 20 गुणा 20। एम केस बनाना है, किस बनाना है, अच्छा एम केस में गुणा 10 की घात 2 3 6 माइनस 6, कोई डाउट? ठीक, इंटू डेंसिटी कितनी है, वाटर की कितनी होती है 1000 माइनस वुड की कितनी रखिए 650। 1 2 3 10 की घात 3 एम्प्लाइज m इक्वल टू 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 गुणा 10 की घात माइनस 3 गुणा 0 में से 0 गया तो 0 ही बचता है, 10 में से 5 गया तो 5 बचता है, 9 में से 6 गया तो 3 बचता है, राइट। फिर एक बार चेक कर लेते हैं, 0 में 0 गया 0 बचता है, 10 में से 5 गया 5 बचता है, और 9 में से 6 गया 3 बचता है। ठीक है, तो ये वाला 0 10 की घात 2 बना देगा, इज इक्वल टू 10 की घात माइनस 2 गुणा इस 8 की 35 से मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है एग्जैक्ट। 8 की 35 मल्टीप्लाई करो, 8 5 40 का 0 हासिल लगे 4, 8 3 24 25 26 27 28, ये हो गया 28। सही बोल रहा हूँ मैं? 2 अंक के बाद दशमलव लगाऊंगा तो ये 2 पावर भी हट जाएगी, तो आ गया ये 2.8 किलोग्राम। चेक करो, टी ऑप्शन होना चाहिए।
देख लो 2.4 भी है, 2.3 कितने नियरेस्ट है, समझ आ गया। आई होप समझ में आ गया होगा क्या कहना चाह रहा हूँ। लो मिटाने वाला यंत्र दो, ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन। इंक भर लेते हैं ना भाई, मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में। इंक भरोगे इसमें, लो डस्टर पकड़ो, इंक भरो, मैं तब तक क्वेश्चन देखता हूँ। तो यही सब करना होता है इन क्वेश्चन में, सब जस्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन लगानी होती है, बैलेंस करना होता है। ज्यादातर क्वेश्चन किस में आएंगे, या तो आपका बैरोमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, या आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। और अगर इसमें ज्यादा गुणा भाग करी तो पानी में किसी वस्तु को डालकर स्प्रिंग से बांधेगा और ऑसिलेशन कराने लग जाएगा। वो लोग जैम जैस वाले होते हैं, उनको पता नहीं क्या दुश्मनी होती है फिजिक्स से। मैं ये सोचता हूँ यार, ये लोग इतना रिसर्च लेवल का पूछते हैं, ये क्वेश्चन मतलब एंट्रेंस में इतना पूछ रहे हैं, पढ़ाते क्या होंगे अपने वहां पे। बहुत टफ पेपर हो जाता है, बहुत ज्यादा टफ पेपर हो जाता है, मजा आता होगा पढ़ने में। चलो कोई नहीं, अपन 3 ही क्वेश्चन करें अभी, बड़ी खतरनाक बात हो गई। लाओ भाई मार्क कर दो। बताओ भाई क्वेश्चन 3 क्या है अपना, जो है 3 क्वेश्चन कर लिए। देखो भाई पढ़ो क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन 4 सेक्शन 8, तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। डायग्राम क्वेश्चन पढ़ते हैं। मरकरी इज poured into U-tube as in figure. The left arm of the tube has a cross sectional area A1 of 10.0 centimeter square and the right arm has a cross sectional area of A2 of 5.00 centimeter square. 100 gram of the water are then poured into the right arm as the figure, given that the density of the mercury is 13.6 gram per centimeter cube. What is the distance h does the mercury rise in the left arm? तो डायग्राम में YouTube दे रखा है, तो ये मैंने YouTube बना लिया, YouTube इस तरीके से, ठीक है। इस YouTube में पहले मरकरी भरी हुई थी और इसका लेवल यहां तक था। अब इसमें क्या करते हैं, 100 ग्राम पानी मिला रहे हैं, 100 ग्राम वाटर। तो हमें देखना 100 ग्राम वाटर जो है वो कितना राइज अप करेगा हाइट को, ठीक है। तो इधर देखो गौरव सिंह, सबसे पहले देखेंगे 100 ग्राम जो वाटर है, इधर देखो वो कितना हाइट जो है वाटर, 100 ग्राम वाटर यहाँ पे कितने हाइट तक बढ़ेगा। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मुझे पता है, इसको कहते हैं A2 की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू दे रखी है क्रॉस सेक्शनल एरिया कितनी, A1 की वैल्यू है कितनी, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाय द डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी, बाय द डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। तो डेंसिटी को D मान लो, डेंसिटी इसको लो द्रव्यमान बटा आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना होता है, AH होता है। वाटर की डेंसिटी कितनी है, वो 1 होती है, 1 इक्वल टू 20 ग्राम 100 ग्राम, सॉरी 100 ग्राम है, और इंटू वॉल्यूम कितना होता है AH, A कितना है 5, इंटू H की वैल्यू निकालेंगे, 5 चौक 5 दूनी 10 20, एम्प्लाइज H की वैल्यू कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर। बस समझ आ रही। तो अब इसमें वाटर भरा गया है, वाटर को मैं डॉट डॉट करके दिखा रहा हूँ। वाटर जो है इस तरीके से भरा गया, ठीक है, ये वाटर क्या है। इस वाटर की वजह से मरकरी जो है पहले से थोड़ा ऊपर हो जाती है, यहाँ पहुंच जाती है मरकरी, यहाँ पहुंच जाती है पहले लेवल। पहला लेवल ये है इनिशियल लेवल, इनिशियल लेवल लगाएंगे बाय मास कंजर्वेशन लॉ, बाय मास कंजर्वेशन लॉ। जितना मरकरी यहाँ से डाउन गया होगा उतना ही तो मरकरी यहाँ से ऊपर आया होगा। तो यहाँ का वॉल्यूम कितना होगा मरकरी का, वॉल्यूम होता है AH, तो यहाँ पे वॉल्यूम देखो कितना है, यहाँ पर होगा वॉल्यूम, क्रॉस सेक्शन एरिया तो A2 है, हाइट को मान लिया H, तो जाएगा A2H, A2 इंटू H। यहाँ पर जो उठा है उसको मान लिया A1 है, हाइट को मान लिया H डैश, तो ये हो जाएगा A2H डैश, A2 इंटू H डैश। H अपॉन H डैश अगर निकालेंगे, H अपॉन H डैश कितना आएगा, A1 H डैश में कितना है, H डैश सर A1 है, सॉरी H डैश सर A1 है, तो H अपॉन H डैश निकालेंगे कितना आएगा, H अपॉन H डैश आएगा A1 अपॉन A2, कितना आएगा A1 अपॉन A2, इक्वेशन फर्स्ट। नाउ बाय स्टैटिक, नाउ बाय स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या करेंगे, एक फाइनाइट लाइन खींचेंगे जहां पर जिसके नीचे सिर्फ एक मटेरियल हो। कभी भी आपको डाउट हो रहा हो तो ये आपको एक फाइनाइट लाइन खींचनी है और ऐसी जगह खींचनी है जिसके नीचे सिर्फ एक टाइप का मटेरियल हो। तो इसके नीचे क्या है, सिर्फ एक टाइप का मटेरियल। कुछ ना करना, बार बार कंडीशन लगाएंगे। बार कंडीशन क्या कहती है, इधर का प्रेशर इधर के प्रेशर के बराबर करना है, ठीक है। तो इधर का प्रेशर क्या है, ध्यान से देखेंगे, ये हाइट इस हाइट को मैथमेटिकली इक्वल करता है, ना कि हम प्रेशर बैलेंस करने के लिए कर रहे हैं। समझ में,
बड़ी सीधी सी बात है, ज्योमेट्री में अगर हाइट एंड डिस्टेंस का आपने क्वेश्चन करे होंगे तो आपने बहुत धड़ाधड़ क्वेश्चन करे होंगे, बोले ये h है, ये x है, ये x है, तो यहाँ से यहाँ तक ये x ही होगी, अब ये इसके बराबर है ना, तो वैसे ये इसके बराबर है। बात करें ग्रेविटी और बैलेंस की, तो बैलेंस ने तो ये उठा दिया, ये तो ज्योमेट्री बता रही है। दो रेखाएं अगर मैं पैरेलल खींचता हूँ, दो रेखाएं अगर मैं पैरेलल खींचता हूँ तो उन दोनों के बीच दूरी तो बराबर होगी, समझ में आ रहा है। ये ज्योमेट्री बता रही है कि ये दो रेखाएं अगर पैरेलल है तो इनके बीच की दूरी बराबर, इसलिए नहीं कि मास बराबर होगा, इसलिए नहीं कि वॉल्यूम बराबर होगा। वॉल्यूम और मास को कंजर्व करने पर हमें ये तो पता चल जाता है साफ साफ कि ये हाइट कम होगी, तो वॉल्यूम ने तो खुद बता दिया कि मेरे जाने की वजह से बहुत कम वॉल्यूम उठा है, मेरे जाने की वजह से बहुत कम हाइट उठी है, तो मुझे क्लियर दिख रहा है। बताती ये एच क्यों होगी, क्योंकि बाय ज्योमेट्री, तो बाय ज्योमेट्री ये एच होगी, ये सामने पड़ रही है तो ये एच नीचे गया तो ये एच होगी, ठीक है। लगाओ स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या कहते हैं, तो इधर की चीज पूरा पारा है, तो पारा है तो लगाओ एच डी जी, जो कितना हो गया एच डैश इंटू डी ऑफ पारा इंटू जी, प्लस ये कितना एच इंटू डी ऑफ पारा इंटू जी इक्वल टू वो कितना 20 सेंटीमीटर में, पूरा 20 सेंटीमीटर कहाँ से पता चला, क्योंकि मैंने अभी सॉल्व किया तो मुझे पता चला वाटर जब डाला जाएगा तो 20 सेंटीमीटर की हाइट तक मिलेगा, 20 सेंटीमीटर, तो हो गया 20 सेंटीमीटर इंटू एच हो गया, डी की वैल्यू कितनी डेंसिटी वाटर की एक होती है, जी तो सबका जी होता है, जी से जी कैंसिल हो गया, एच डैश इंटू डी एच जी पारा कॉमन ले लिया, बचा कितना 1 प्लस एच अपॉन एच डैश इक्वल टू 20, एच डैश इंटू डी एच जी 13.6, 1 प्लस एच अपॉन एच डैश कितना होता है, एच अपॉन एच डैश ए वन अपॉन ए टू होता है, ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू 20, एच डैश इंटू 13.6 और 1 प्लस ए वन की वैल्यू कितनी है, ए वन की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, 10 अपॉन ए टू की वैल्यू कितनी, ए टू वैल्यू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 5 इक्वल टू 20, 5 दूनी 10, 2 और 1 3 हो गया, तो यहाँ करता हूँ एम्प्लाइज एच डैश इंटू 13.6 गुणा 2 और 1 3 बराबर 20, एम्प्लाइज एच डैश इक्वल टू 20 अपॉन 13.6 गुणा 3 इक्वल टू कितना सोल्व करके आया था 0.49 सेंटीमीटर। तो जो विद्यार्थी को ये फास्ट लग रहा है उसका रीजन ये है कि हमने इसके ऊपर बहुत ज्यादा विचार विमर्श करा है इक्विलिब्रियम स्टेट में, इसलिए आपको ये तेजी से दिखाई दे रहा है। आप इसे बहुत बारीकी समझे, एक बार मैं रिव्यू दे देता हूँ क्वेश्चन को, आप बहुत बारीकी से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन में दे रखा है कि एक यू आकार की नली है जिसमें पारा भरा गया है और पारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में। ये एक लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है, जब उसे बर्तन में भरा जाएगा यूट्यूब में तो वो दोनों कैसा भी द्रव भरा जाए दोनों में लेवल सेम रहेगा, ठीक। तो दोनों में लेवल सेम था। अब क्या किया गया 100 ग्राम पानी डाला गया है और पूछा गया क्वेश्चन में कि 100 ग्राम पानी डालने के बाद पारे का लेवल कितना उठ जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया 100 ग्राम पानी डालने के बाद पारे का लेवल कितना उठ जाएगा। अब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक ही आपका हथियार है, वो है क्या कि बार प्रेशर बैलेंस करना। हमारे पास यूट्यूब में सिर्फ बार प्रेशर ही बैलेंस करना आता है। जब बार प्रेशर बैलेंस करना आता है तो मैं देखना चाहता हूँ कि ये पानी डालने पर ये कितना बार बनाएगा। बार बोल तो स्तंभ, मतलब पानी डालने पर यहाँ पानी का स्तंभ कितना ऊंचा बनेगा। तो सबसे पहले हमारा धर्म बनता है पानी का स्तंभ कैलकुलेट करना। तो पानी का स्तंभ मैंने डेंसिटी के फॉर्मूले से कैलकुलेट करा, जब लगाया तो पता चला यहाँ पानी का 20 सेंटीमीटर ऊंचा स्तंभ बनेगा। पानी का स्तंभ बनाते ही मैं यहाँ पर स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा के धड़ाक से आंसर लाने वाला था, तभी मुझे पता चला कि मुझे ये वाली हाइट नहीं पता है। तभी मुझे पता चला कि मुझे ये वाली हाइट नहीं पता है। तब मैंने अपना दिमाग भिड़ाया और सोचा कि ये वाली हाइट निकालने का एक ही तरीका है, अगर आप आयतन कंजर्वेशन लॉ लगाएं। आयतन कंजर्वेशन लॉ ये कहता है कि पानी के दबाव की वजह से जितना पारा यहाँ दबा होगा नीचा, उतना ही पारा ऊपर उठा होगा। इस संबंध के जरिए मैंने H1 और H2 में रिलेशन लगाया, क्योंकि भविष्य में मुझे उसकी आवश्यकता पड़ने वाली थी। नॉर्मली जब आप क्वेश्चन को डील करेंगे तो आपके दिमाग में सबसे पहले हिट करना चाहिए ये वाली बात, और फिर उसके बाद सेकंड स्टेप ये हिट करनी चाहिए, फिर इसकी आवश्यकता के अनुसार खोपचे में ये चीज करनी चाहिए। अगर आप पहली बार सवाल को अटेम्प्ट कर रहे हो जो आपने कभी नहीं देखा है, तो आप पहले इसे अटेम्प्ट करो, फिर डायरेक्ट यहाँ पहुंचो, फिर इसके साइड में जो H1 H2 की रिलेशन की जरूरत है, फिर सोचो रिलेशन कैसे ला सकते हैं, तब आपके मन में मास कंजर्वेशन आना चाहिए। आई होप गौरव सिंह ये समझ में आ गया हो क्वेश्चन की अब क्या हो रहा है। ठीक है, लाउडेस्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या है। नहीं, किसी क्वेश्चन में संशय है तो मैं खुद ही नहीं छोड़ूंगा, ऑब्वियस सी बात है। जब तक मुझे ही डाउट चल रहा हो कि ये क्यों करा मैंने, तो फिर तो सस्पेंस में चलेगा ना, फिर तो तुम्हारा तो और ज्यादा सस्पेंस पहुंच जाएगा। तो जो भी है क्लियर करना है। मैं इसमें तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा है कि तुम विचार करना इसमें कि क्या करा है, और मैंने कर लिया, चलो अच्छी बात है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 6 देखेंगे, पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 द हाइट ऑफ अ मर्करी बैरोमीटर इज 75 सेंटीमीटर गिवन h इक्वल टू 75 सेंटीमीटर, ये गिवन है। एट द सी लेवल, मतलब ये समुद्र है,
यहाँ पर बैरोमीटर कोई यंत्र है, उस पर हाइट जो दे रखी है, पाठ्यांक जो दे रखा है वो दे रखा है 75 सेंटीमीटर। अब ये बोला इसी को 50 सेंटीमीटर एट द टॉप ऑफ द हिल, यहाँ एक पहाड़ी है और यहीं इस यंत्र को लेकर जाते हैं, तो इसमें बैरोमीटर का पाठ्यांक जो है वो कितना दिखाता है, 50 सेंटीमीटर दिखाता है। द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ मर्करी ऑन एयर, रो ऑफ मर्करी Hg एंड रो ऑफ एयर इक्वल टू 104। तो बोला है इस पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, H इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये पूछा गया। तो सबसे पहली बात आपको अपने जहन में बसा लेंगे, जो बैरोमीटर होता है उसमें पदार्थ डाला जाता है मरकरी, क्या डाला जाता है, मरकरी डाला जाता है। तो आप मरकरी के द्रव स्तंभ का दाब देखेंगे कि फाइनली जो है प्रेशर कितना एक्सेस कर रहा है, ये मैंने शायद सही लिखा है, प्रेशर कितना एक्सेस कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। अगर मैं ऊपर की तरफ जाऊं तो मुझे पता चलेगा कि प्रेशर मेरा रिड्यूस कर रहा है 75 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर, समझ रहे हो इसका मतलब क्या है, एक पारे की लंबाई, स्तंभ की लंबाई 75 सेंटीमीटर हो, उतना दाब रिड्यूस कर रहा है यहाँ का वायुमंडलीय दाब, और यहाँ का 50 सेंटीमीटर, क्योंकि हिल के ऊपर है। तो पूछ रहा है कि हिल की ऊंचाई कितनी है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, आपको देखना ये कि प्रेशर में नेट वृद्धि कितनी हो रही है, प्रेशर में नेट कमी क्या होती है। तो नेट रिड्यूसमेंट इन प्रेशर कितना हो रहा है, 75 में से 50 घटाओ, 75 में से 50 घटा दिए, HdG 75 में 5 में से 0 गया 5, 7 में से 5 गया 5 से 7 2 बचा, 5 में 0 गया 5, 7 में से 5 गया 5 से 7 2 बचा, ठीक है। डेंसिटी कितनी लिखनी है, 13.6, क्यों, पारे की बात चल रही है, ठीक है। जो ग्रेविटी कितनी होती है 10 होती है, मल्टीप्लाई करके बताओ कितना है, कितना है, अरे इसका यूज करेंगे यार, इसको छोड़ो मत करो कैलकुलेट। ये देखो H और डेंसिटी क्या रख ली, रो ऑफ Hg इनटू ग्रेविटी, ठीक है। अब ये इतना प्रेशर में क्या आ रहा है, एक्सेस आ रही है, बढ़ोतरी आ रही है, रिड्यूसमेंट हो रहा है, कमी हो रही है। प्रेशर में जब इतनी कमी हो रही है तो हम मानेंगे कि ये वायु के स्तंभ द्वारा बैलेंस किया जा रहा है, समझ आ रहा है कि वायु जो एयर, यहाँ पे एयर का स्तंभ है, कह सकते हैं एयर स्तंभ को मैंने अंग्रेजी में क्या कहा था, नहीं स्तंभ, बार, एयर बार कह दो, एयर का जो बार है उसके द्वारा बैलेंस किया जा रहा है, ठीक है। दिस प्रेशर इज बैलेंस्ड बाय द एयर बार, कितना है Hd लिखेंगे, H इंटू डेंसिटी ऑफ एयर इंटू G इक्वल टू 25 गुणा डेंसिटी ऑफ Hg इंटू G। जब ऐसे पैरामीटर दे रखे हो तो वहां पर सॉल्व करने का मतलब ये बनता 25 गुणा रो Hg अपॉन, इसको रो एयर लिखो यार, रो एयर मान दे रखा है इसका, तो 25 गुणा कितना है 104, गुणा करिए, कितना है 2600, कितना है 2600 2600 सेंटीमीटर, ये कह सकते हैं 2.6 किलोमीटर, 2600 मीटर, 2600 मीटर, हम किसी को लेके चल रहे हैं, सेंटीमीटर, हम लोग सेंटीमीटर लेके चल रहे हैं ना, ठीक है, हम लोग सेंटीमीटर लेकर चलते हैं। तो ये हो गया 2600 सेंटीमीटर, तो अगर मैं मीटर में लाऊंगा तो ये आएगा 26 मीटर, 26 मीटर, 26 मीटर। कौन सा क्वेश्चन था ये, 25 क्या जगह था अपना यहाँ वाला, 25 क्या चीज है, 25 क्या चीज है, प्रेशर में चेंज है, प्रेशर में हाइट है, हाइट में वही प्रेशर को डिनोट कर रहा है, तो सेंटीमीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में, जब मैं सेंटीमीटर में रखूंगा और ये रेशनल चेंज, इसका कोई यूनिट है ही नहीं, तो ये चीज सेंटीमीटर में आएगी हमारी, जब हाइट हमारी सेंटीमीटर में आई है, ये सेंटीमीटर में है, 10 सेंटीमीटर में है तो ये मीटर में पहुंच जाएगा, ऑफ कोर्स सेंटीमीटर इक्वल टू रो Hg 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर 4, ये 10 की पावर 4 है। क्वेश्चन को ध्यान से देखो आप, क्वेश्चन जरा क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन लाओ, क्वेश्चन जहाँ क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर में क्या लिखा हुआ,
ये एक तो मिसप्रिंट है या हम लोग गलत लिखते हैं क्या? 104 लिखा है ना क्वेश्चन में, वो 10 की पावर 4 है। ठीक करो, देख रहे कितना बड़ा घपला हो रहा है। 10 की पावर 4 है, तो यहाँ पर कहाँ लेना 10 की पावर 25 होना है, 10 की पावर 4 हो गया। ये हो गया 25 के पीछे 1 2 3 4 4 जीरो सेंटीमीटर, तो 2 जीरो मिलाऊंगा तो मीटर बनेगा। तो हो गया 25 डबल जीरो, ये मीटर बन गया। 3 जीरो मिलाऊंगा तो किलोमीटर बनेगा, 2.5 किलोमीटर। बात समझ आई? तो इसमें तो क्या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ऐसे ऐसे घपले हो रहे हैं। देख आप कितनी देर तक सोचते रहते कि हाँ क्या कहाँ घपला हो रहा है, किलोमीटर का अंतर आ रहा है पूरा। पीछे भी एक तो गलती थी क्वेश्चन वही बता रहा हूँ, कुछ गलती क्वेश्चन की है, कुछ अपनी शार्पनेस की हो जाती है, कैलकुलेशन मिस्टेक। क्वेश्चन को तो गलत नहीं होनी चाहिए, बच्चा तो गलत होगा ही होगा रजिस्टर। मतलब अभी अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, a cubical block is floating in a liquid with a half of its volume immersed in the liquid, where the whole system accelerates upward with the acceleration of g bar t. The fraction volume immersed in the liquid will be। एक पात्र बना लो इस तरीके से और इसमें पानी भर लो। बताओ समझेंगे इसका आंसर क्या है बिना दाएं बाएं देखे, अगर हम बता सकते हो। इसके अंदर मैंने पदार्थ रख दिया और इसका एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है पूरे सिस्टम का, g/3। A cubical block is floating in a liquid with a half volume immersed in the liquid, with the whole system is accelerating upward. The acceleration g/3 is the fraction of the volume immersed in the liquid। तो अब पूछा ये गया है कि इसमें आधा डूबा हुआ है, अगर पूरे बर्तन को ऊपर g/3 एक्सेलरेशन से ले जाऊं, पूरे बर्तन को ऊपर g/3 एक्सेलरेशन से ले जाऊं, तो ये बर्तन जो है, ये चीज जो है, ये ज्यादा डूबने लगेगी, कम डूबने लगेगी, या क्या होगा? तो सामान्य बुद्धिमत्ता ये कहती है कि इसे ज्यादा डूबना चाहिए, क्योंकि उदाहरण के लिए आपने कई बार देखा होगा कि मारकर गिर रहा है, मैं तेजी से हाथ इधर की तरफ बढ़ाऊं, प्रेशर इस पर लगेगा क्योंकि हमारा मोमेंटम इधर की तरफ जा रहा है और मारकर अपना इनर्शिया बनाए रखना चाहता है, तो ये इसमें चिपका रहेगा। ठीक है, क्योंकि एक रिलेटिव प्रेशर, एक सूडो प्रेशर इधर की ओर काम करेगा। उसी तरीके से अगर मैं इसे ऊपर ले जाऊंगा तो वास्तव में तेजी से ब्लॉक नीचे आना चाहिए, अचानक से तेजी से ऊपर, क्योंकि एक एक्सेलरेशन के साथ दे रहा हूँ, तो नीचे आना चाहिए, तो ये वाला पोर्शन ज्यादा, आधे से ज्यादा डूबना चाहिए, आधे से ज्यादा डूबना चाहिए। तो आधे ज्यादा कौन सा ऑप्शन है भाई? आधे ज्यादा कौन सा ऑप्शन है? भाग करके देख लो, ऐसा लगता है। ठीक है, अब इसका ऑप्शन आंसर क्या समझेंगे? आंसर देखो, ये देखो आंसर क्या है। इसका आंसर ये है, एट इक्विलिब्रियम मैंने आपको बताया था कि ये अगर रुका हुआ है, बैलेंसिंग स्टेट में है, तो उस स्थिति में इसका भार जिसे कहते हैं mg, बायोएंट फोर्स जिसे कहते हैं v0 के इक्वल होगा। भार कितना होता है? mg, बायोएंट फोर्स कितना होता है? v0। मान ले इसकी डेंसिटी सिग्मा है, तो m इक्वल टू vd होता है। v इंटू डी कितना रखा है? सिग्मा इंटू जी। वॉल्यूम कितना लेना है? आधा लेना है। इधर देखो, इधर बायोएंट वॉल्यूम कितना लेना? आधा, क्योंकि आधा डूबा है। क्वेश्चन में कहा है ना आधा डूबा है। इंटू जी इंटू डेंसिटी कितनी है? रो। कितना है? रो। जी से जी कट गया, तो वी कट गया ना। चलो इसे वेरिएबल मान लेते हैं, इस वॉल्यूम जो डूबा गया है, वी डैश। आधा दिया है वैसे तो, हम वेरिएबल से मान लेंगे जब उसे सिलेक्ट कराएंगे। जी से जी कट गया, तो कितना है? वी इंटू सिग्मा जी इक्वल टू वी डैश इंटू रो। इसको नीचे लाएंगे तो कितना आएगा? वी इंटू सिग्मा अपॉन रो इक्वल टू वी डैश एम्प्लाइज वी डैश इक्वल टू v into sigma upon rho, which is independent of acceleration. Independent of acceleration means there will not be any change during this condition, this given condition, there will not be any change, during, in this there will not be any change, full stop। क्या कोई चेंज नहीं हुआ, इतना याद रखना है। अब थोड़ा सा हम इस तरह से विचार करते हैं कि जो हमारा धर्म बनता है कि हम हाथ वाली कंडीशन यहाँ क्यों लगा पा रहे हैं। हम हाथ वाली कंडीशन यहाँ यूँ नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि बायोएंसी हमारे हाथ में है नहीं।
जब हम अपने हाथ से मार कर कोई या किसी चीज को संभालने की कोशिश करते हैं, उदाहरण के लिए ये पेपर गिर रहा हो, छोड़ूंगा तो गिर जाएगा, लेकिन अगर ऐसे करूंगा तो आगे की जब जाएगा फुल बाय बैलेंस होकर रुक जाएगा। लेकिन उस समय सिर्फ एयर प्रेशर काम कर रहा है, और वो भी रिलेटिवनेस के कारण। क्या बायोएंट काम कर रहा है, यहाँ पे बायोएंट प्रेशर काम नहीं कर रहा है, आप थ्रस्ट फोर्स या उत्प्लावन बल काम नहीं कर रहा है। इस स्थिति में उत्प्लावन बल सपोर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? उत्प्लावन बल सपोर्ट कर रहा है। तो उत्प्लावन बल सपोर्ट करे तो हम उसको इस चीज से बैलेंस नहीं कर सकते, और मैथमेटिक्स से बताता है कि ये किस चीज से इंडिपेंडेंट है, ये एक्सेलरेशन से इंडिपेंडेंट है। लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन फिर चलते हैं। ऑर्डर चलो, 8 क्वेश्चन देखो क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 ए वेसल कंटेन ऑयल डेंसिटी गिवन ऑयल डेंसिटी कितनी रखती है? रो इक्वल टू 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मरकरी डेंसिटी तो दुनिया को पता है, रो ऑफ एच जी कितना है? 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ए होमोजेनियस स्फीयर फ्लोटिंग विद हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम इमर्ज। यहाँ पानी ले लो, पानी बोले तो ऑयल, पानी बोले तो ऑयल लेना है, पानी नहीं लेना है। आधा डुबोना है। मरकरी क्यों दिया बेटा? वैसा कंटेन ऑयल डेंसिटी इतना, मरकरी डेंसिटी अच्छा दोनों भरे हुए इसमें, मरकरी भी है वैसे भी। बताओ ऑयल ऊपर आएगा, पानी ऊपर आएगा, तेल बताओ कुछ। तेल ऊपर आएगा, तेल ऊपर आएगा, मरकरी ये पूछ रहा हूँ। तेल ऊपर आएगा। चलो ये ऊपर वाला जो है मरकरी, वो तेल है, ऊपर वाला नाम ऑयल है, नीचे वाला नाम मरकरी है। ऐसे जी पूछा क्या करिए आगे? Homogeneous system floating in a half its volume immersed in mercury and other half is oil, and the density of material of safe दूसरा ऑयल में the density of material of the sphere की जानना है। इसकी डेंसिटी बता रही है, रो मान लो, डी मान लो, क्वेश्चन मार्क करना है तो समझ में बता सकते हो आप गौरव सिंह? डेंसिटी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो इसकी डेंसिटी कैसे बताऊंगा मैं। पहली बात तो ये कि ये नीचे की तरफ वेट लगाएगा mg एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम में वेट तो नीचे ले लो, और बायोलेंस जो नेट बायोलेंसी है मरकरी वाले का नेट बायोलेंसी। ऐसे कैसे कह सकते हो ये तुम? नेट बायोलेंसी में क्या होगा? आधे वाले पोर्शन पे इस पे मरकरी ऊपर धकेल रहा होगा, और इस आधे वाले पोर्शन के वॉल्यूम की वजह से ऑयल ऊपर धकेल रहा होगा। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ? अभी समझ में आएगा। मान लो ऊपर वाली चीज है ही नहीं, तो मरकरी धकेलेगा आधे में, कितना आएगा? V0 लगाओ, कितना आएगा? V समझ में आ रहा है? V G रो एच जी प्लस V G रो ऑयल, M इक्वल टू VD। तो V वॉल्यूम इंटू डेंसिटी गोले की लेनी है, D इंटू जी इक्वल टू V/2 इंटू जी कॉमन ले लिया, रो एच जी प्लस रो ऑयल। कुछ कटा क्या? आई थिंक सब कुछ कट गया, जी से जी कट गया। D इक्वल टू रो एच जी कितना होता है? 13.6 प्लस रो ऑयल कितना है? 0.8, और नीचे कितना है? 2। सोल्व कर बताओ कितना है? सोल्व करो सोल्व करो सोल्व करो। कितना है? अरे यार तुम तो बैगन छोड़ गए थे, तुमने तो करना ही छोड़ दिया यार। 7.2 कितना है? 7.2 7.2। डेंसिटी कितनी होती है? किलोग्राम में होती है, सेंटीमीटर में दे रखी ना, सेंटीमीटर ग्राम पर, सॉरी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम क्या है यूनिट इसकी? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, क्यों ग्राम पर मीटर में? क्योंकि सामने इसमें 13.14 की वैल्यू सही भी आ रही है। 7.2 ठीक है। तो ये सीजीएस यूनिट है। ये कैसी यूनिट है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एक सीजीएस यूनिट है, सीजीएस यूनिट। मगर भैया ये ऊपर वाला भी लगा रहा होगा क्या? अब थ्रस्ट ऊपर को ऑयल की वजह से भी लग रहा होगा। गुड क्वेश्चन, मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। लेट मी एक्सप्लेन। अंडरस्टूड? अब क्वेश्चन अपने जरा बहुत अच्छी तरीके से होता है, मैं उसका आंसर भी बहुत अच्छी तरीके से दूंगा। ठीक है, विचार करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर इंसान ज्यादा विचारक बन जाता है तो फिर उसका नंबर नहीं आता।
ये भी सत्य है, ये कटु सत्य है। दस से पकड़ो। नहीं, ये वाला विचार न्यूमेरिकल में यूज हो रहा है ना। मान लो हम ऑयल की ना जगह अभी तो मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारा नवीन यार कैसी बात करूं, मैं तो वो हूँ क्या कहता है शुभचिंतक हूँ। ये तो बस ऐसी मजाक मजाक में कह रहा हूँ। अगर मैं किसी को यही डिमोटिवेट कर रहा हूँ नंबर नहीं आया मैं पढ़ा कर रहा हूँ। अगर मैं 4 दिनों से ये बोल रहा है नंबर नहीं आएगा तेरा नंबर नहीं आया, और अपने बच्चों से कहने लगा तो मैं पढ़ा क्यों रहा हूँ, उसका तो मतलब तो मैं तो मजाक में कह रहा हूँ यार। हमारे नहीं आया किसका आएगा, ये कहना चाहिए ना, हमारे नहीं आया किसका आएगा नंबर, ये ज्यादा हो जाता है। तो बात आ रही है कि हाँ जैसा कि तुम विचार कर रहे हो कि तुम्हारे कहने का मतलब बायोएनर्जी सिर्फ HG लगाएगा, मरकरी लगाएगी, तो वो चीज ऑयल वाली जो है नहीं लगाएगी, ऑयल सपोर्ट कंफर्म नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ। हाँ तो तुम अपना एक तर्क दो कि क्यों तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें लग रहा है नहीं लगाएगा ऑयल, एक तर्क दो। पिछले क्वेश्चनों में जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डुबा रहे थे, हाँ तो नीचे चाहे कुछ भी हो, ऊपर तो हवा थी। हाँ क्या हवा भी लगा सकती है बायोंसी? मतलब तब तो हमने नहीं लिया, या फिर उसे वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। देखो एयर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एयर बायोएंसी अप्लाई करती है नहीं करती, ऑफ कोर्स करती है, एयर बायोएंसी अप्लाई करती है। शर्त ये उसके रिलेटिव में कौन है, उसके रिलेटिव में कौन है। अब जैसे मान लो ये मार्कर है, मार्कर को मैं हवा में छोड़ देता हूँ, तो अब मैं क्वेश्चन सोचता हूँ कि यार एक काम करता हूँ, मेरे को तो ज्यादा पढ़ाया गया है, मैं इसके mg को एयर के बायोएंसी फोर्स से बैलेंस करके इसके नेट एक्सेलरेशन निकालता हूँ। ऑफ कोर्स निकालोगे, दैट्स व्हाई गैलीलियो का जो हिसाब किताब था वो गैलीलियो के हिसाब से उन्होंने कहा था सेम गिरेंगे लेकिन अलग अलग गिर रहे थे, लगता है बायोएंसी लेकिन नेग्लिजिबल होता है इफेक्ट, मतलब आप मेजर नहीं कर पाओगे एयर की बायोएंसी फोर्स कितना है, जो जिसे कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स, एयर का फ्रिक्शन फोर्स। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन क्या है, वहां पे एयर का फ्रिक्शन फोर्स, बायोएंसी फोर्स, बहुत सारे फोर्स जो अपोजिट ड्रैग फोर्स जो होते हैं उनमें सम्मिलित हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, लिक्विड जो है आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, बहुत ही सिंपल एग्जांपल दूंगा। मान लो तेल नहीं भर रहे हैं, तेल नहीं भर रहे और आप इसे कांटे पे टांग दे रहे हैं, ठीक, कांटे पे ही दिखा रहा है 2 किलोग्राम एग्जैक्ट। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि अगर मैं इसमें तेल भरूंगा तो आपका स्वभाव ये कहता है कि ये 2 किलोग्राम से नहीं हटेगा, ये तो कहता है कि आपका स्वभाव कहता है 2 किलोग्राम से नहीं हटेगा। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप ऐसा मान लीजिए कि ये वाला ऑयल जो है ये इस वाले मरकरी पर प्रेशर लगाएगा, इस पर प्रेशर लगाएगा, और पास्कल लॉ से प्रेशर कंजर्वेशन से ये प्रेशर इस पर लगेगा, आप ऐसा मान लीजिए। और नेट फोर्स कहेंगे कि हाँ ये जो ऑयल था ये भी रिस्पॉन्सिबल था इसके लिए, समझना। ओवरऑल दाब जब इसके द्वारा लगाया जाएगा तो ये दाब जो है पास्कल लॉ क्या कहता है, किसी स्थिर द्रव पर डाला गया दाब समान रूप से सभी दिशाओं में एक संचरित हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है, अगर प्रेशर अप्लाई करो किसी स्टैटिक लिक्विड पर तो वहां दिया गया प्रेशर जो है सभी डायमेंशन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। बहरहाल आपको इस तरीके से करना था और देखा आपने क्वेश्चन हल्का था, अगर नहीं होता